नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन कुछ संक्षेप में ही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने जो मेहनत की उसका रंग अभी हमारे सामने आ रहा है। देखिए, हुआ है क्या कि सबसे पहला यदि हम लोग बिंदु पर चर्चा करना चाहेंगे तो पहला है जातीय जनगणना। इस बिंदु पर प्रधानमंत्री मोदी जी को इस प्रकार से राहुल गांधी जी ने घेरा कि अब उनको न आगे दिखाई पड़ रहा है न पीछे दिखाई पड़ रहा है। इसी बिंदु को हम लोग यदि आगे ले जाकर चर्चा करेंगे तो देखते हैं क्या कि आरएसएस प्रमुख ने भी इसका समर्थन कर दिया है, यानी जातीय जनगणना होनी चाहिए। इस प्रकार से न ही केवल राहुल गांधी बल्कि उनकी यानी प्रधानमंत्री जी की मातृ संस्था आरएसएस ने भी उन्हें कंपेल कर दिया है। एक तरह से हर तरह से वे कंपेल होते जा रहे हैं। उसी सब बिंदुओं पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला बिंदु है कि जितने भी अभी संशोधन विधेयक लाए गए हैं या कुछ और भी जो विधेयक लाए गए हैं पार्लियामेंट में, उस पर ये बैकफुट पर आए। क्यों आए? सबसे पहले हम लोग लें वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड को इन लोगों ने सोचा था प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि इसे पारित करा लिया जाएगा, लेकिन वहाँ मौजूद राहुल गांधी के प्रेशर के कारण इसे जेपीसी में भेजना पड़ा। और आज ये स्थिति है कि जेपीसी में सर फुटौल की स्थिति हो रही है। हमें नहीं लगता है कि वह कोई अच्छा निर्णय रहा होगा। खैर, जो भी रहे, राजनीति है, सब कुछ चलता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें कि लेटरल एंट्री के मामले में भी हमारे प्रधानमंत्री जी को मुंह की खानी पड़ी है। कारण यह है कि सबसे पहला जो अटैक हुआ राहुल गांधी जी के द्वारा हुआ। इसके बाद इनके पार्टी के अंदर जितने भी लोग थे उसमें सबसे पहला नाम आया चिराग पासवान का, जिन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। फिर बैकफुट पर आना पड़ा और ये फिर उस विधेयक को वापस ले लिए। यानी कहा जाए तो हर बिंदु पर इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। इन्होंने एक बार कहा था, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि यदि विपक्ष मजबूत हो तो पक्ष को यानी सत्ता पक्ष को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मुझे लग रहा है कि आज मोदी जी को सिखाया जा रहा है और वे सीखने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं, ये तो वही जाने। तो देखिए, जातीय जनगणना सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे। जातीय जनगणना का जो मुद्दा उठा है यह ऐसा नासूर है जिसको कि अब दबाना संभव नहीं रह गया है। यहाँ यदि मोदी सोचेंगे कि इसको हम दबा दें तो यह संभव है नहीं। क्या जाता है, जातीय जनगणना हो जाने दीजिए। ऐसे भी सेंसस का आपने कह ही दिया है कि 2025 में सेंसस होगा, तो 2025 में जब सेंसस होगा तो जातीय जनगणना क्यों नहीं होगी? इससे क्या हो जाएगा? लोगों का कहना है कि देश टूट जाएगा। देश के नागरिक इतने भोले नहीं हैं और इतने ऐसे कहिए नादान नहीं हैं वे, जो कि देश को तोड़ देंगे। इससे पता तो चलेगा कि कितने कास्ट हैं और किन किन कास्ट की कितनी जनसंख्या है। जैसा राहुल गांधी जी का कहना है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। ले लीजिए। क्या लीजिएगा भागीदारी? किस चीज़ में लीजिएगा? नौकरी में कितनी नौकरी है?
देश की 140 करोड़ आबादी है, उससे भी ऊपर हो सकती है। तो ये बताता है कि इसमें कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। 5 करोड़, 10 करोड़, इसके बाद क्या करेंगे? तो 10 करोड़ लोगों को यदि हम बांट देते हैं उनके आबादी के अनुसार सरकारी पद, तो उसमें क्या जाता है? कुछ नहीं जाना चाहिए। और हमारे देश के भोले भाले जनता की परिकल्पना आप नहीं कीजिए कि ये भोले भाले हैं, ये नादान हैं। नहीं, उन्हें सब देशभक्त हैं। हमारे जितने भी देश में रहने वाले नागरिक हैं वे देशभक्त हैं, वे नहीं देश को तोड़ेंगे। यह दिमाग का फितूर है, इसे निकाल देना चाहिए। यही कारण है आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब इस जातीय जनगणना के लिए जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टियां हैं, अपना अपना अस्तित्व दांव पर लगा करके बैठी है। उन्हें अब मालूम नहीं हो रहा है, पड़ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। इसमें सबसे पहले मैं दाद दूंगा, करीब एप्रिसिएट करूंगा मोहन भागवत जी का, आरएसएस प्रमुख है। इन्होंने क्या कहा? जातीय जनगणना होनी चाहिए, समर्थन किया। एक तरह से, एक प्रकार से आप कहेंगे कि पुरजोर तमाचा लगा मोदी जी को। बीजेपी को नहीं लगा है, क्योंकि बीजेपी अब जानने लगी है कि बिना जातीय जनगणना के उसका अस्तित्व अब खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए वह जातीय जनगणना के पक्ष में धीरे धीरे आ रही है। और आरएसएस ने तो खुलकर बैटिंग कर दिया कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब प्रश्न है कि जब राहुल जी यानी विपक्ष के नेता यदि चाह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, तो सरकार को इंटरेस्ट लेकर के इसे पूरा कर देना चाहिए। इससे सब चीज खत्म हो जाएगा। जितनी दुविधा है, जितना संशय है, जितनी बारीकी से आप इसको यदि देखिएगा तो पता चलेगा कि यही एक ऐसा अस्त्र है, शस्त्र है, जिसके द्वारा विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होना चाह रहा है। तो सत्ता पक्ष को भी तो विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहिए। उन्हें जातीय जनगणना कराने में दुविधा क्या है? कुछ नहीं होने को है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर कि हमारे राहुल गांधी जी ने हमारे मोदी जी को क्या किया है? बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, अभी चुनाव होने हैं 2 जगह। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र का चुनाव होगा, दूसरा हरियाणा का चुनाव होगा। इसमें बीजेपी अपने तरफ से समझ चुकी है कि वो हारेगी ही, इसमें दो राय नहीं है, हारना तय है। क्योंकि जितने लोगों को उसने शामिल किया है उसमें कोई भी दल, चाहे वह नया जो शिवसेना है वो, या और भी जितने भी उधर से लोग हैं, सभी ये चाह रहे हैं कि बीजेपी को किसी प्रकार से कमज़ोर करना। अब बीजेपी को शिंदे कमज़ोर करना चाहते हैं, अब अजीत पवार कमज़ोर करना चाह रहे हैं। तो सब लोग यदि कमज़ोर करेंगे तो बीजेपी कहाँ रहेगी? बीजेपी क्या सोच रही है कि ये लोग आपको थाली में परोस करके वोट दे देंगे? कभी नहीं। वे अपना स्वार्थ सिद्धि करेंगे। इसीलिए इनका हारना वहाँ निश्चित लग रहा है। और हरियाणा में भी स्थिति बहुत बुरी है। भगवान जाने क्या होगा। हो सकता है कि कांग्रेस यहाँ हरियाणा में ले जाए, बाजी मार ले, लेकिन महाराष्ट्र में हो सकता है मिली जुली सरकार बने
कांग्रेस के नेतृत्व में या शरद पवार के नेतृत्व में, जो भी हो, लेकिन वहाँ बीजेपी आने से रही। बीजेपी नहीं आने वाली है, किसी भी रूप में बीजेपी नहीं आएगी वहाँ। अब आ जाए तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके बाद और 2 राज्य हैं जहाँ पर कि आपको चुनाव होने को हैं। ऐसे तो आपको झारखंड में भी चुनाव होने जा रहा है, लेकिन अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है। अब इसके बाद वहाँ चुनाव हो रहा है आपको जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी राहुल गांधी ने ऐसा व्यूह रचना कर दिया है जिससे बीजेपी वहाँ त्रस्त है, हर तरह से त्रस्त है। अब इन लोगों ने, यानी विपक्षी पार्टियों ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें ये मोदी जी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। मोदी जी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था, एक सम्मेलन में स्टेटमेंट दिया था कि 2029 के बाद भी हम आएंगे। बस ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के जितने भी तंत्र हैं सबको यह बुरा लगा, और इसीलिए आरएसएस प्रमुख ने बहुत ही माने सधा हुआ टिप्पणी उन्होंने किया, व्यंग किया एक तरफ से, कि आदमी को कभी भी अहंकार नहीं पालना चाहिए। क्या मतलब? मोदी जी अहंकार वश ही कह रहे हैं कि फिर से हम आएंगे। आ गए, बड़ी चीज़ है, लेकिन अब जो 10 वर्ष आपने निभाया, चलाया, क्या सोचते हैं कि फिर 5 वर्ष निष्कंटक राज करेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं। दिक्कतें आपने पाली है, आपका बनाया हुआ यह दिक्कत है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? 5 किलो अनाज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, महत्व रखता है, लेकिन आपको क्या करना है इस पर जरा सा ध्यान दीजिए। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी यह भी बेतहाशा बढ़ रही है। इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए? आपकी सरकार इस पर यदि नहीं काम कर पाएगी तो फिर विपक्ष तो आपके ऊपर हावी होगा ही, जो कि हो रहा है, और आप बैकफुट पर चले जा रहे हैं। सारा निर्णय आप लाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। इससे संदेश जाता है जनता के बीच में कि आप कमज़ोर हो चुके हैं, और कमज़ोर शासक देश के लिए कभी भी अच्छा नहीं रहता है। वह हमेशा घातक होता है देश के लिए। देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। आप हर तरह से ऐसा दिखते हैं जैसे कि लगता है कि आप बीमार हैं। हाँ, बीमार आप नहीं हैं, अलग बात है, लेकिन आपकी जो सत्ता है वह बीमार होते चली जा रही है, और यह बतला रहा है कि निर्णय जो हो रहा है वह अच्छे ढंग से और परिष्कृत ढंग से निर्णय नहीं हो रहा है। राहुल जी ने आपको हर बिंदु पर पटका है, इसमें दो राय नहीं है। हर बिंदु पर आप पटकनी खा चुके हैं। वहाँ भी जम्मू कश्मीर में भी पटकनी उन्होंने दे दिया है, और इधर जितने भी चुनाव होने वाले हैं या हो रहे हैं सब में आपकी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि आपके पास अहंकार आ गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है जिसे मैं कह रहा हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए, अब वे लोग 75 जैसे इनका पूरेगा, सब लोग चाह रहे हैं कि इनसे पीछा छुड़ाया जाए। अब ये क्या कर रहे हैं? ये टाइम पास करेंगे। तो टाइम पास करने वाला शासक हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कोई भी शासक हो, किसी भी पार्टी का शासक हो, लेकिन वह निर्णय ले और सभी पक्षों को साथ में ले करके चले। ये नहीं
कि इस पार्टी को हमें साथ नहीं लेना है। कांग्रेस पार्टी को यदि पब्लिक ने वोट दिया है तो उनके वोट के कारण ही वे नेता प्रतिपक्ष बने हैं, और यदि वे नेता प्रतिपक्ष हैं तो आप सत्ता पक्ष उनका आदर कीजिए। यही डेमोक्रेसी की एक रीति और नीति है। आपको मैं एक बार कहूं कि जो निर्णय ये ले रहे हैं कि भाई हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, मैं एक बात हमारे दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि संविधान में एक आर्टिकल है नीति निर्देशक तत्व, है ना। तो नीति निर्देशक यानी सरकार को यह डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ, है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन है, वह संविधान की ऐसी धारा है जिसमें कि यह बताया गया है शासक पक्ष को, सत्ता पक्ष को, कि भाई आप जितने भी हमारे डाउन ट्रोडन हैं, नीचे के तबके के लोग हैं, उनको ऊपर लाइए। तो ऊपर लाने में आपको दिक्कत क्या हो रही है? यदि जातीय जनगणना हो जाए और उसके अनुसार उसे ऊपर लाया जाए तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत इसमें है, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो यदि उन्होंने यानी राहुल गांधी जी ने जो यह स्टेटमेंट दिया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, मैं भी उसका समर्थन करता हूं, और हमें लगता है कि हमारे मोदी जी को भी उसका समर्थन करके और उस पर निर्णय लेना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें। धन्यवाद।